गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? वाणिज्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, अब तक हम व्यावसायिक स्वामित्व के स्वरूपों में एकाकी व्यापार, साझेदारी का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सहकारिता का अध्ययन कर रहे हैं। सहकारी संगठन। सहकारी संगठन एक ऐसा व्यक्तियों का संगठन है जो एक सबके लिए और सब एक के लिए इस उद्देश्य पर या इस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें सभी जो संगठन के सदस्य होते हैं वो अपना अपना हिस्सा देकर या पूंजी देकर के इसमें अपनी व्यवस्था करते हैं। कम से कम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ऐसे सदस्य किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ग संप्रदाय के हो सकते हैं। सहकारिता का मूल मंत्री यही है, एक सबके लिए सब एक के लिए, अर्थात मिलजुल कर कार्य करना। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे पहले इसका एक सामान्य अर्थ जान लेते हैं कि सहकारिता किसे कहते हैं। तो सहकारी शब्द का अर्थ किसी साझे उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर काम करना है। सहकारी समिति उन लोगों का स्वैच्छिक संगठन है जो सदस्यों के कल्याण के लिए एकजुट हुए हैं। एक सहकारी समिति का सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीयन करवाया जा सकता है। वैसे तो बिना पंजीयन के भी सहकारी समितियों को चलाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में अब ये आवश्यक हो गया है कि सरकारी अनुदान लेना है, सरकारी सुविधाएं प्राप्त करनी है, पूंजी की व्यवस्था करनी है। तो ऐसी स्थिति में उसका सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीयन करवाया जाना चाहिए। इसमें कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए और अंश पूंजी का निर्गमन इसके सदस्यों के बीच किया जा सकता है। पंजीकरण के पश्चात ये भी कंपनी की तरह स्वतंत्र अस्तित्व वाला एक संगठन बन जाता है। इसकी विशेषताओं की यदि लक्षण की हम बात करें तो सबसे पहली इसकी विशेषता या लक्षण है कि स्वैच्छिक सदस्य, कि सहकारी समिति का कोई भी सदस्य संगठन के अंतर्गत अपना स्वेच्छा से सदस्य बन सकता है। वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। वैधानिक स्थिति की यदि हम बात करें तो इसका पंजीयन कराना अब अनिवार्य है। इसलिए पंजीयन कराने के बाद में सदस्यों का अलग अस्तित्व हो जाता है और समिति इसका अनुबंध कर सकती है। समिति की तरफ से कोई भी व्यक्ति उस पर विवाद हो जाने पर वाद प्रस्तुत कर सकता है, मुकदमा चला सकता है, और यदि वैधानिक अस्तित्व नहीं उत्पन्न होगा तो ये स्थिति नहीं होगी। अर्थात कोई भी सदस्य समिति के ऊपर वाद प्रस्तुत कर सकता है और समिति भी किसी भी सदस्य के ऊपर वाद प्रस्तुत कर सकती है। सीमित दायित्व होते हैं। एक सहकारी समिति के दायित्व, सदस्यों का दायित्व उनकी द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। नियंत्रण की यदि हम बात करें तो इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं उस सर्वशक्ति से लिए जाते हैं। इसके लिए प्रबंध कमेटी बनाई जाती है और उसमें सभी सदस्यों को एक वोट देने का अधिकार होता है और उसी के आधार पर वो वोट दे करके और एक समिति या प्रबंध कार्यकारिणी बनाते हैं और यही समस्त निर्णय लेती है और इसी का इस पर नियंत्रण होता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं सेवा भावना की। तो सहकारी समिति का उद्देश्य ही पारस्परिक सहायता एवं श्रम कल्याण होता है, इसलिए इसमें सेवा भाव को प्रधान माना जाता है। सदस्यों का प्रमुख दायित्व सेवा करना ही होता है। इस तरीके से सेवा भावना के द्वारा इसको चलाया जाता है। अब यदि हम गुण की और इसकी बात करें, इसके लाभों की, तो वोट की समानता है। चाहे कोई भी सदस्य कितनी भी पूंजी लगाए लेकिन उसको एक वोट देने का ही अधिकार होता है। अर्थात समस्त सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होता है और वो एक वोट जरूर दे सकते हैं, इसलिए वोट का समान अधिकार प्राप्त है।
सीमित दायित्व की यदि हम बात करें तो सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। इसमें निजी संपत्तियों के व्यवसाय के ऋण को चुकाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता और वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसके बाद स्थायित्व की यदि हम बात करें तो किसी भी सदस्य के मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर किसी भी स्थिति में समिति भंग नहीं होती है और समिति अपना कार्य यथावत करती रहती है और उसके स्थान पर दूसरे सदस्य को हम इसके अंदर भाग लेने के लिए स्वीकृति दे सकते हैं। इसलिए इसमें सदस्यता में आए परिवर्तन से प्रभावित हुए बिना वे कार्य कर सकती है। मितव्ययिता की यदि बात करें तो सदस्य जानते हैं कि जितना अधिक हम खर्चा करेंगे उसका भार हमारे ऊपर ही आएगा। इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर सभी अपनी सेवाएं अवैतनिक देते हैं, वो वेतन नहीं लेना चाहते हैं और मितव्ययिता से कार्य करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सभी सदस्य ग्राहक जो होते हैं वो डूबत ऋणों के लिए ऐसी स्थिति नहीं बने, इसलिए वो ये कोशिश करते हैं कि जो भी वस्तु खरीदते हैं वो नगद आधार पर ही उसको खरीदते हैं, जिससे डूबत ऋण की जोखिम नहीं रहती है। सरकारी सहायता की बात करें हम तो सहकारी समिति लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है। इसलिए इनको कम टैक्स, अनुदान, नीची ब्याज की दर से ऋण देने के रूप में सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सहायता प्राप्त होती है। सरल स्थापना है, 10 सदस्य जब भी एकत्रित हो जाएं और जब वो चाहें एकत्रित होकर के किसी कानूनी बहुत ज़्यादा औपचारिकताओं के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसका पंजीयन करवाना होता है और वो भी बहुत ही आसान सा तरीका है। सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत इसका पंजीयन करवाया जाता है। इस तरीके से ये सहकारी समिति की स्थापना करना आसान होता है। तो ये इसके गुण थे, लाभ थे, महत्व थे। तो इस तरीके से बच्चों हम आपको पढ़ाते रहेंगे। आप जो फोटोकॉपी भेजी जा रही है उसको आप नियमित रूप से करते रहें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करें। यदि आप नहीं करेंगे तो आपका काम बढ़ेगा और फिर जब विद्यालय खुलेगा तब आपको अनावश्यक रूप से परेशानी महसूस होगी, क्योंकि हम इसके बाद में आगे के चैप्टर आपको पढ़ाना शुरू करेंगे और पीछे का आपका काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप अपने कार्य को साथ ही साथ पूरा करते रहें। बाकी आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें। अब ज़्यादा समय नहीं रहा है, कुछ समय पश्चात आप कक्षाओं में बैठ कर के अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।